तो बच्चों जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड इक्वेशन। बच्चों जैसे कि हम लोग कुछ पढ़ा है तो मैं उतने डिटेल में आपको नहीं बता पाया पीछे कुछ चीज़ों में, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि कितने कंटेंट आपके बुक में है। फिर मैंने बुक को चेक किया तो मुझे लगा कि मैंने कुछ कंटेंट छोड़ दिए हैं जो आपके बुक्स में है और मैंने बताया नहीं आपको। तो बच्चों एक बार फिर से दोबारा हम पढ़ेंगे। बच्चों मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दिया था डिटेल में, मैंने बता दिया था इक्वेशन क्या होता है, मैंने बैलेंसिंग बता दिया था। और हालांकि मैं बैलेंसिंग आपको फिर से पढ़ाऊंगा, एक और ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक मैंने बताया था आपको ट्रायल एंड मेथड का, एक और ट्रिक अच्छा होता है मैं वो भी आपको बता दूंगा, वो भी उससे भी आप बहुत हद तक चीज़ों को सीख पाएंगे। तो बच्चों जैसे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। मैंने कहा था कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ चेंज होती है, मतलब जब कोई केमिकल्स में कोई बॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, कुछ केमिकल से कुछ और केमिकल्स बनते हैं, कुछ रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें बच्चों होती हैं तो हम वहाँ पे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एक बात बार बार आती है कि मैंने आपको बताया था कि जब कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस से आप ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। जैसे कि पानी में चीनी डाल देना, तो मैं पूछूं क्या पानी में चीनी डालना और एक शरबत बनाना क्या केमिकल रिएक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई बॉन्ड का टूटना नहीं हो रहा है, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो अब ये दिक्कत है कि हम ये जानेंगे कैसे कि ये बात हमें पता कैसे चलेगी कि क्या ये बात हमें पता कैसे चलेगी कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब कहीं पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कहीं पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें जो अभी मैं बताऊंगा होती हुई दिख रही हैं तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन बहुत हद तक 99% केस में या 99.99% केस में वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। मतलब अगर इन सारी चीज़ों में अभी जो बताने जा रहा हूं आपको, अगर इन सारी चीज़ों में से अगर आपको कुछ भी होता हुआ दिखे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा होगा। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा होगा, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। केमिकल चेंज हो रहा होगा मतलब वहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर बच्चों कहीं पर भी आपको गैस निकलता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा और यहां निकल जाएगा। जैसे कि अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को डालें, जब आप स्कूल में आएंगे तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा ये चीज़ जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं। जब आप स्कूल्स में आएंगे, जब आप स्कूल फिर से जो दोबारा खुलेंगे, जो कि जुलाई में खुलने की उम्मीद है, तो खुलेंगे तो मैं ये चीज़ आपको क्लास में करके दिखाऊंगा। और होता है वाकई में। होगा क्या बच्चों कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को डालेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब जैसे ही जिंक को आप H2SO4 में डालेंगे आप देखेंगे कुछ बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और वो बुलबुले क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये बात क्लियर है बच्चों? चलिए, तो यानी कि अगर कहीं पर भी अगर आप किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर वहाँ पे अगर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, मतलब वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा होगा। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो फिजिकल मेथड से रिवर्सिबल नहीं होता। दूसरा बच्चों आप देखेंगे चेंज इन कलर। जो आपके एनसीईआरटी में दिया है मैं डिट्टो वही पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर आपको रंग बदलता हुआ दिखाई दे
तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा होगा। फिर से, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको रंग बदलता हुआ दिखाई दे तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा होगा। जैसे कि अगर आप साइट्रिक एसिड में पोटेशियम परमैंगनेट मिला दें, अगर आप साइट्रिक एसिड मतलब जो एसिड आपको लेमन में मिलता है, जो एसिड आपको ऑरेंजेस में मिलते हैं, उसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड। अगर आप कैमनोफोर, और अगर आपको नहीं पता है तो कैमनोफोर पर्पल रंग का होता है। जब स्कूल खुलेगा तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ा कर नहीं करके दिखाऊंगा आपको। तो जब आप पाएंगे कि कैमनोफोर एक पर्पल रंग का केमिकल होता है, तो आप पाएंगे कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में कैमनोफोर ले लीजिए और उसमें नींबू को निचोड़ दीजिए। जब आप नींबू को निचोड़ेंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि जो कैमनोर का जो पर्पल रंग होता है, जो पर्पल रंग होता है, पर्पल कलर होता है, वो कलरलेस हो जाएगा। क्या होगा कि जैसे ही आप कैमनोफोर में आप नींबू निचोड़ेंगे, आप पाएंगे कि इसका जो पर्पल रंग है वो क्या है, कलरलेस हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक बात? ठीक है। तो यानी कि अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर आपको रंग बदलता हुआ दिखाई दे तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। अगला क्या होती है बच्चों प्रॉपर्टी? अगली प्रॉपर्टी होती है बच्चों चेंज इन स्टेट। क्या होती है बच्चों? चेंज इन स्टेट होती है। जैसे कि बच्चों आपको पता होगा कि जब कैंडल जलता है तो क्या क्या होता है, कैंडल सॉलिड फॉर्म में होता है और वो धीरे कंबस्ट हो, कंबस्ट मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना। जब हम वैक्स कैंडल का कंबशन कराते हैं तो हम पाते हैं कि वो कैंडल धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कैंडल का कंबशन करेंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब देखिए बच्चों, तो आप पूछेंगे कि सर ऐसे तो बर्फ भी पानी में पिघल जाता है, ऐसे तो बर्फ भी पानी बन जाता है, तो क्या बर्फ का पानी बनना भी हम कहेंगे कि वो क्या नाम है कि वो क्या वो केमिकल चेंज है? नहीं बच्चों, मैंने बोला है कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप 99.9% केसेस में कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कैंडल क्या होता है, सॉलिड। जब वो कैंडल को आप जलाते हैं तो जब कैंडल कंबश होता है तो कंबशन होकर क्या होता है, लिक्विड बन जाता है। तो यानी कंबशन ऑफ कैंडल क्या कह सकते हैं आप? कंबशन ऑफ कैंडल क्या है? कंबशन ऑफ कैंडल क्या है? चेंज इन स्टेट है। क्लियर हो बच्चों ये बात? चलिए फिर बच्चों हम बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर के। किसकी बात करेंगे? चेंज इन टेम्परेचर। क्या हुआ बच्चों कि आप क्या करिए कि चूना लीजिए, चूना देखा है जो मार्केट में बिकता है। आप क्या करिए, चूना लीजिए और चूने को क्या करिए, आप डाल दीजिए पानी में। एक कटोरा लीजिए, उसमें पानी लीजिए और उसमें डाल दीजिए चूना। जैसे आप चूना डालेंगे तो आप पाएंगे कि उसका जब आप बाहर से उस कटोरे को टच करेंगे तो आप पाएंगे कि कटोरा हल्का हल्का गर्म हो जाता है, हल्का गर्म होता है। हालांकि उसमें हाथ मत डाल दीजिएगा, बस बाहर से हल्का सा उसको टच करिएगा तो आप ये पाएंगे कि जो कटोरा है वो हल्का सा गर्म हो जाता है। ठीक है, या फिर आप जो है और भी सारी चीज़ें कह सकते हैं। जैसे कि आप क्या करेंगे कि आप इसी जो अभी मैंने आपको जब जिंक आप डालेंगे उसमें H2SO4 में, तो आप अगर उसको बाहर से टच करेंगे तो टेस्ट ट्यूब हल्का सा गर्म हो जाता है। तो कहीं पर भी बच्चों अगर आपको क्या हो रहा हो, टेम्परेचर में चेंज दिख रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जिंक को H2SO4 में डाल देना, फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, और मैंने क्या बताया आपको अभी, हाँ, चूने को पानी में डाल देना। तो जब आप ये सारे काम करेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। और जब टेम्परेचर में चेंज हो रहा होगा तो मतलब क्या है, मतलब वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा होगा। चलिए ठीक है बच्चों, अगला एक और प्रॉपर्टी होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट पता है? नहीं पता है तो जब आप स्कूल्स में आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि बच्चों
देखिए बच्चों, जैसे कि बेरियम क्लोराइड एक केमिकल होता है, अगेन ये सब लैब में आपको मिल जाएगा, जब स्कूल खुलेगा तो मैं ये सारी चीज़ आपको करके वहाँ पे आपको आपके आँख के सामने दिखाऊंगा। जैसे कि बच्चों, अगर हम बेरियम क्लोराइड लें और सल्फ्यूरिक एसिड लें और इन दोनों को मिलाएं तो हमें मिलेगा BaSO4 + 2HCl। ठीक है बच्चों, क्या मिलेगा? BaSO4 2HCl। जैसे ही बच्चों क्या करेंगे कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में बेरियम क्लोराइड को डालेंगे, जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड में बेरियम क्लोराइड को डालेंगे, हम ये पाएंगे कि एक वाइट रंग का पाउडर फॉर्म, ठीक है, मतलब जैसे कि पाउडर को जब आप भिगाते हैं तो जैसे कि वो, या क्रीम कह सकते हैं, एक वाइट रंग का जो है, एक प्रेसिपिटेट सॉलिड रंग का प्रेसिपिटेट जो होगा वो नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठ जाएगा। क्या होगा? जैसे ही आप सपोज इसमें H2SO4 है और जैसे ही आपने BaSO4 डाला तो आप ये पाएंगे कि नीचे वाइट रंग का एक पाउडर फॉर्म जैसा प्रेसिपिटेट नीचे जम जाएगा, वाइट रंग का। यही वाइट PPT होता है, ठीक है, यही BaSO4 है, BaCl2 डालेंगे तो एक नीचे वाइट रंग का प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा, पाउडर फॉर्म बैठ जाएगा, जिसको बोलेंगे क्या आप? BaSO4। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर आपको कहीं किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। ये बात क्लियर है? तो बच्चों, हमने 5 चीज़ें पढ़ी जो आपके सिलेबस में है कि अगर ये 5 चीज़ें कहीं पर आपको होती हुई दिख रही हैं तो आप ये कहेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो, ठीक है, चेंज इन स्टेट हो रहा हो, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, चेंज इन कलर हो रहा हो, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा हो, अगर ये 5 चीज़ें आपको कहीं पर होती हुई दिखती हैं तो आप ये बात आंख बंद करके कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। बस केवल एक चीज़, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट ही हल्का सा ऐसा है जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जैसे पानी बर्फ बन जाता है तो, या बर्फ पानी बन जाता है, लेकिन बाकी जो और 4 चीज़ें हैं अगर ऐसी कहीं होती हुई दिख रही हैं तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा होगा। ये बातें क्लियर है बच्चों? चलिए, तो बच्चों हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था, ये सब सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब बच्चों मैंने आपको बैलेंसिंग पढ़ाई थी, ठीक है, क्या पढ़ाई थी आपको? बैलेंसिंग। लेकिन बच्चों जैसे क्या हुआ कि बैलेंसिंग जो है वो मैंने पढ़ाया था हिट एंड ट्रायल मेथड, तो बच्चों देखिए कारगर तो वही है, मतलब अगर आप मुझसे पूछिए तो सबसे बेहतर तरीका मैं उसी को मानता हूँ। लेकिन बच्चों एक और भी तरीका है जिसको आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं और वो भी अच्छा है, ठीक है। और उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आप दोनों तरीका जानेंगे और दोनों तरीके से आप क्या कर पाएंगे? उसको बैलेंस करने में सक्षम हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या किया था, मैंने आपको पढ़ाया था क्या? एक बैलेंसिंग का तरीका पढ़ाया था मैंने आपको, जो ट्रायल, हिट एंड ट्रायल था। मतलब आपको देखना पड़ रहा था कि कौन इधर बैलेंस है, कौन उधर बैलेंस है। तो पहले मैं उससे करता हूँ और फिर मैं नया तरीका बताता हूँ आपको। सपोज करिए कि हमने एक रिएक्शन लिया है, क्या? NH3 + Cl2, NH3 नहीं, चलिए NH3 और O2 ले लेते हैं। चलिए NH3O2, ये बनेगा NO, और क्या बचेगा बच्चों? बन जाएगा H2। देखेंगे बच्चों, ये एक रिएक्शन लिया है, अब देखते हैं क्या ये बैलेंस है। तो हमने क्या बताया था, कैसे चेक करते हैं? जैसे यहाँ पे एक N है, यहाँ पे एक N है, चलिए बैलेंस है। यहाँ पे 3H है, यहाँ पे 2H है, मतलब बैलेंस नहीं है, मतलब ये रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अनबैलेंस रिएक्शन बोलते हैं, अनबैलेंस रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? अनबैलेंस। और हम बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है? बैलेंसिंग करना इस वजह से जरूरी है ताकि आप कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। मैंने बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट की तरफ का मास और रिएक्टेंट की तरफ का मास क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अभी अगर आप जोड़िए तो इधर का मास जोड़िए, घर पे करिएगा, मैंने आपको सिखा दिया है, अभी जोड़िएगा तो आप पाएंगे इधर का मास और उधर का मास अलग अलग है, ठीक है। आइए कर भी लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 17, ये कितना हो जाएगा? 32, ये कितना हो जाएगा? 16 और 14 30, और ये कितना हो जाएगा? 16 और 2 18। इधर कितना है?
32, 42, 52, 49 और इधर 48। देखिए बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल नहीं हो रही है। इधर कितना मास, 14 + 3 17, 32, 14 + 16 30 और 8। हाँ ठीक है। देखिए बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अलग अलग है। इस वजह से यानी कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना बेहद जरूरी है। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था हिट एंड ट्रायल का कि देखिए दोनों साइड में कौन अनबैलेंस है। तो देखिए बच्चों, एन एन, यहाँ भी एक एन, यहाँ भी एक एन, एन बैलेंस है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओ को देखते हैं, यहाँ पे 2 ओ है, यहाँ पे एक ओ, यहाँ पे एक ओ, 2 ओ है, मतलब ओ भी बैलेंस है। आइए एच की बात करते हैं, यहाँ पे 3 एच है, यहाँ पे 2 एच है, मतलब एच बैलेंस नहीं है। ठीक है, अगर एच बैलेंस तो हमें क्या करना है, एच को बैलेंस करना है। तो एच को बैलेंस करने के लिए हमें, अब देखिए यहाँ पे 3 वहाँ पे 2 है तो मुश्किल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी जिससे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे हम 3 कर दें, ठीक है, तो कितने एच हो गए, 6, और यहाँ पे हम क्या कर दें, 2 कर दें, तो कितने हो गए, 6 एच हो गए। ठीक है, लेकिन अब ओ कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया। देखिए हमें एच को बैलेंस करना था, लेकिन चूंकि 2 और 3 है, यहाँ पे 3 एच था, यहाँ 2 एच था, तो मुश्किल था कर पाना। तो हमने क्या किया कि इधर 3 बढ़ा दिया। इसी को हिट एंड ट्रायल बोलते हैं, इसका नाम ही हिट एंड ट्रायल, कि आपको पहले हिट करना पड़ेगा फिर उसका ट्रायल करना पड़ेगा। तो हमने 3 को हिट किया, चूंकि मुझे अंदाज है तो मैं कर ले रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो यहाँ पे 3 मैंने किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे एच कितने हो गए, 6, और यहाँ पे एच कितने थे, 3, तो हमने यहाँ 2 बढ़ा दिया। अब यहाँ पे 6 एच हो गए, यहाँ पे 6 एच हो गए। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि अब यहाँ पे 3 ओ और 1 ओ, 4 ओ हो गया, और यहाँ पे ओ कितना है, 2 ओ, तो यानी कि अब यहाँ हमें 2 बढ़ाना होगा, अभी नहीं। अब देखिए एक और दिक्कत यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे n पहले क्या था, 1 था, अब यहाँ पे n कितना हो गया, 2, तो मतलब हमें यहाँ भी 2n करना होगा। तो हमने क्या किया, 2n कर दिया। ये बात क्लियर है। अब और देखेंगे बच्चों, फिर हम देखते हैं, अब यहाँ पे O कितना है, 2 + 3 3 + 2 5, और यहाँ 2 बच्चों। तो अब ये क्या हो गया, फिर से दिक्कत वाली बात हो गई। अब यहाँ पे कितने O हो गए, 3 to 5 O हो गए, और यहाँ पे कितने O हैं, 2 O हैं। दिक्कत हुआ, तो यानी कि फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हिट और ट्रायल खेलना पड़ेगा, फिर से हमें वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे फिर से। तो हुआ क्या बच्चों कि जो हिट एंड ट्रायल मेथड था वो छोटी चीज़ों के लिए तो बढ़िया था, लेकिन जो रिएक्शंस वैसे टिपिकल हो जाते हैं वहाँ पे हिट एंड ट्रायल बहुत लेंथी हो जाता है और बहुत टाइम टेकन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। हालांकि आइए फिर हम फिर ट्राई करते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, चलिए, तो यानी कि ये जो हमारा जो हिट था वो गड़बड़ हो गया। अब हमें फिर से हिट एंड ट्रायल खेलना पड़ेगा। चलिए अब देखिए बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे n बराबर है, O बराबर है, H की दिक्कत है। चलिए हम बच्चों क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें O कितना करना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे अगर हम 2 करते हैं, 2 + 1 3, फिर से दिक्कत होगी। यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, 4। अब कितना हो गया, 4 × 2 = 8 और 6 5। हाँ बच्चों चलिए, तो अब बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पर हिट एंड ट्रायल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत लेंदी है और टाइम टेकन है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक और तरीका हमने निकाला है, और उस तरीके से हम इसको सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब देखेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे A लिख लीजिए, यहाँ B लिख लीजिए, यहाँ C लिख लीजिए, यहाँ D लिख लीजिए। ये क्लियर है बच्चों, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। अब देखिए बच्चों, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे n + H2 NH3। अब मैं कहूँ इसको बैलेंस करना है, तो चूंकि ये छोटा रिएक्शन है, इसको हिट एंड ट्रायल से हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक n है, यहाँ पे एक n है, बैलेंस, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 3H है। तो अगर यहाँ पे हम 3 बढ़ा दें और यहाँ 2 बढ़ा दें, तो देखिए अब कितना हो गया, सॉरी ये रिएक्शन ऐसे होता है,
N2 प्लस H2 2NH3। यहाँ पे दो N है, यहाँ पे एक N है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 3H है। तो अगर यहाँ पे 2 हम बढ़ा दें, यहाँ पे 3 हम बढ़ा दें, तो देखिए बैलेंस हो गया। ये बात क्लियर है बच्चों? ये क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। ठीक, तो जो छोटे रिएक्शंस है वो तो हीट एंड ट्रांस से बैलेंस हो जा रहे थे, लेकिन जो बड़े रिएक्शंस हैं वो बैलेंस नहीं होते। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम पहले रिएक्शन को लिख लेंगे, कोई भी रिएक्शन दिया हो, और इस मेथड से आप किसी भी रिएक्शन को 100% इफिशियंसी के साथ बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा A, यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा C, यहाँ लिखा D। ठीक है, अब यहाँ पे N लिख लीजिए, जितने भी इसमें एटम्स आपको दिख रहे हैं उसको लिख लीजिए। यहाँ पे आपको N दिख रहा है, H दिख रहा है, O दिख रहा है। तीन ही तरह के यहाँ पे एलिमेंट्स हैं और कोई एलिमेंट नहीं है। अब मैं पूछूं यहाँ पे, बताइए यहाँ पे N कितना है? डिवाइड नहीं है, ऐसे बस मैं लिख रहा हूँ। N कितना है यहाँ पे? A। यहाँ पे N कितना है? यहाँ पे 1 होता है तो 1 इंटू A है, और यहाँ पे N कितना है? C है, यानी कि N कितना है? A प्लस C। ये बच्चों क्लियर हो रहा है ये चीज़ कि नहीं क्लियर हो रहा है? बताइए, ये चीज़ क्लियर हो रहा है? यहाँ पे N कितना है? यहाँ पे N कितना है? A प्लस C है। यहाँ बच्चों H कितना है यहाँ पे? हाँ बच्चों, यहाँ पे N कितना है? A है, इधर N कितना है? C है, मतलब A इज इक्वल टू C। ये बात क्लियर है बच्चों? यहाँ पे H कितना है? 3A, और यहाँ पे H कितना है? 2D। यहाँ पे O कितना है? 2B, और यहाँ पे O कितना है? C प्लस D। अब देखिए बच्चों मैंने किया क्या है, पहले वो समझिए। आप क्या करिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, N, H और O। N, H और O, मतलब दोनों साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लीजिए। और स्वाभाविक सी बात है, जो एलिमेंट्स इस साइड होंगे वही एलिमेंट उस साइड होंगे, तो दोनों साइड के एलिमेंट्स को लिख लीजिए। पहले क्या करिए, आप ये देखिए कि रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो रिएक्टेंट साइड में N के कितने एलिमेंट्स हैं? A, और प्रोडक्ट साइड में N के कितने एलिमेंट्स हैं? C, मतलब A इज इक्वल टू C, मतलब A जो है वो C के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब A एन एटम C के बराबर होना चाहिए। इधर देखिए, यहाँ पर H कितना है? 3। मैंने बताया है कि इसको इससे इंटू करते हैं, कितना है? 3A, और उधर H कितना है? 2 इंटू D, इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ पर देखिए O कितना है? 2B, और इधर O कितना है? C प्लस D, C प्लस D। क्लियर है? अब हम बच्चों क्या करेंगे कि जो अल्फ़ाबेट, मतलब ABCD में से जो अल्फ़ाबेट सब में हो या ज़्यादातर में हो उसको 1 मान लेंगे। क्या? जो अल्फ़ाबेट सब में हो या ज़्यादातर में हो उसको 1 मान लेंगे। तो जैसे A इसमें भी है, A इसमें भी है, इसमें नहीं है, C इसमें भी है, C इसमें भी है, D इसमें भी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हर एक एलिमेंट, हर एक अल्फ़ाबेट 2-2 में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, किसी भी एक को, A या C को हम क्या मानेंगे? हम 1 मान लेंगे। तो चलिए बच्चों हम ये करते हैं, यहाँ पे हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर A को 1 मान लेते हैं। मैंने क्या बोला है? मैंने ये कहा है कि आप उस चीज़ को 1 मानिएगा जो सब में हो या ज़्यादातर में हो। तो A इसमें भी है, इसमें भी है, C इसमें भी है, C, तो किसी को भी 1 मान लीजिए। तो हम चलिए A को 1 मानते हैं। अगर A को 1 मान रहे हैं तो C को भी क्या मानना? C भी क्या है? 1 हो जाएगा। A इज इक्वल टू क्या है? C। तो अगर A 1 है तो C भी क्या है? 1 है। चलिए अब यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है? 1, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2D इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 3/2। समझ में आ रहा है? A की वैल्यू कितनी थी? 1, तो 3 इज इक्वल टू 2D, 2D इज इक्वल टू 3, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2। अब यहाँ पे हमें C की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी आएगी? C की कितनी वैल्यू है? 1 प्लस 3/2, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2, तो B इज इक्वल टू 5/4।
हाँ बच्चों, ये बात क्लियर है। तो हमें A, B, C, D की वैल्यू मिल गई। अब इसी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। A की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 को नहीं लिखते। B की वैल्यू कितनी है 5/4। C की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे। और D की वैल्यू कितनी है 3/2, यहाँ क्या लिखेंगे 3/2। अब देखिए बच्चों, ये रिएक्शन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ फ्रैक्शन मजा नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे मैं मिटा दूं, चलिए। अब बच्चों ये रिएक्शन देखने में मजा नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में है, तो हमें क्या करना है, यहां से 4 और यहां से 2 हटाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर कभी भी किसी रिएक्शन में नीचे वाले को हटाना हो तो नीचे वालों में जो सबसे अधिक हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक बार दोबारा से आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। चलिए बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मैं एग्जांपल लिख के लाया हूं, C4H10 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, A B C D। कोई भी रिएक्शन मिले तो आप क्या करेंगे, पहले उसके आगे A B C D लिख लेंगे। अब देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, C है, O है, H है। क्या इसके अलावा कोई और एलिमेंट है क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। C है, H है और O है। देखिए C कितना है, यहाँ C कितना है बताइए, C कितना है 4A, इधर C कितना है 4A, इधर C कितना है, बस केवल C है, 1 है, 1 to C। O कितना है यहाँ पे 2B, इधर O कितना है 2C प्लस D इज इक्वल टू 2C प्लस D। अब देखेंगे बच्चों इधर और ये हो गया। और H कितना है बच्चों, यहाँ पे H है, यहाँ पे इधर H कितना है 10। देखिए बच्चों इधर H कितना है 10 इंटू A, 10A, और इधर H कितना है 2D। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें मिल गया, इधर C कितना था 4A, उधर C कितना था C, इधर O कितना था 2B, उधर O कितना है 2C प्लस D, और इधर H कितना है 10A, और इधर H कितना है 2D। अब मैंने बोला है बच्चों कि जो आपको सब में दिखे या ज़्यादातर में दिखे उसको 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको A जो है C जो है आपको 2 में दिख रहा है, D 2 में दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम किसी को मान लेंगे। तो हम चलिए A को ही, क्योंकि A भी 2 में है, C भी 2 में है, D भी 2 में, तो हम A को 1 मान लेते हैं। तो बच्चों अगर A को 1 मानेंगे, तो C कितना हो जाएगा 4। अगर A को 1 मानते हैं तो C क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4। अब आइए इसमें आते हैं, चलिए इसमें आते हैं। A की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर A की बच्चों वैल्यू 1 है तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अगर A की वैल्यू बच्चों 1 है तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/2 5। चलिए ठीक, अब D की वैल्यू 5 मिल गई, तो आइए B की वैल्यू निकालते हैं। तो B क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 5, B इज इक्वल टू जाएगा 8 प्लस 5, B इज इक्वल टू 13/2। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई, हमें A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई, C की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। A की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो 1 को नहीं लिखते। B की वैल्यू कितनी है 13/2, C की वैल्यू कितनी है 4, और D की वैल्यू कितनी है 5। अब मैंने बोला है बच्चों कि जब कहीं फ्रैक्शन में आपको कुछ दिखे
तो चूंकि यहाँ पे केवल एक ही फ्रैक्शन में है, केवल 2 है, तो जो नीचे दिखे, और अगर नीचे में कई सारे हैं तो जो सबसे बड़ा वाला उससे मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि यहाँ केवल 2 है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, 2, ये हट जाएगा, 8, 10। तो बच्चों ये आपका क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप घर से ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिख के दीजिएगा। S + HNO3 H2SO4 + NO2 + H2। तो बच्चों इस रिएक्शन को आप घर पे सॉल्व करेंगे ABCD मेथड से और मुझे कमेंट में रिप्लाई करके बताएंगे कि कितना आपका आंसर आया और कैसे आपने इसको बैलेंस किया है। तब तक घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।